What's up, guys? I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to Study Lover. फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी इंडिपेंडेंस टू ऑल ऑफ यू। देखिए, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये बहुत ही अच्छा दिन होता है, हमारे यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। जब हम अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुए थे तो हम लोगों ने एक आज़ादी की सांस ली थी, उसी के लिए हमारा दिन सेलिब्रेट किया जाता है। तो आज़ादी तो हमको मिल गई थी 1947 में, पर लेकिन आज भी हम क्या एक्चुअल में आज़ाद हैं, ये हमको देखना है। तो अपनी इस आज़ादी को हमको रियल बनाना है। रियल कैसे बनाना है? अपनी सोसाइटी को एजुकेटेड बनाना है, अपनी सोसाइटी को हेल्थफुल बनाना है, अपनी सोसाइटी में हार्मनी रखनी है। ये सब चीज़ें मिलाकर हम अपनी सोसाइटी को एक अच्छी सोसाइटी बना सकते हैं। और ये किसी एक के इंसान के हाथ में नहीं है, किसी एक गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है। ये हम सब मिलकर पार्टिसिपेट करेंगे। आप लोगों ने देखा होगा, ईंट ईंट जोड़कर ही एक मकान बन जाता है। तो इस तरीके से जब एक एक कदम हम लोग साथ में मिलकर चलेंगे तो इतनी पॉपुलेशन है, आप देखो कितने कदम आगे हम लोग चले जाएंगे। तो हम लोग अगर सब मिलकर पार्टिसिपेट करें तो हम अपनी कंट्री को बहुत ही आगे पहुंचा सकते हैं। तो बस मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा, अपने आसपास में चीज़ों को शेयर करें। जो आप लोग जहाँ से भी अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं, अपने आसपास में चीज़ों को सिखाए लोगों को, जिससे कि आपके आसपास में अच्छा इन्वायरमेंट बना रहे। और खासकर बच्चों को अगर कोशिश करो तो थोड़ा टाइम निकाल के दिन में बच्चों को पढ़ाया करो। ओके, तो इतना काम कर सकते हो आप अपने देश को एक अच्छी कंट्री बनाने के लिए। तो हम डिस्कस कर रहे हैं बहुत ही अच्छा पार्ट, जो को बहुत ही एक शानदार पार्ट है। उसका नाम है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये मैंने आप लोगों को बताया था, ये डायरेक्शन देने का काम करते हैं गवर्नमेंट को, इसीलिए इन्हें डायरेक्टिव प्रिंसिपल बोला जाता है। ओके, तो इसके बारे में एक चैप्टर में कंप्लीट कर चुका हूं, एक लेक्चर। अब नेक्स्ट लेक्चर हम इसके बारे में देखने जा रहे हैं। देखिए, मैंने ये भी बताया था कौन कौन से पार्ट हैं। ये तीन पार्ट जो है ऊपर वाले मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। ये लेक्चर आप लोगों को मिल जाएंगे, नीचे प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, और जब वीडियो खत्म होगी उसके एंड में भी आप लोगों को वहाँ पर इसका लिंक मिल जाएगा। तो जिन्होंने नहीं देखे हैं वो इनको देख सकते हैं। अब हमारा चल रहा है फोर्थ पार्ट, यहाँ पर चल रहा है। तो फोर्थ पार्ट हम लोग कंप्लीटली डिस्कस करने जा रहे हैं। ये सेकंड लेक्चर है, एक लेक्चर और बनेगा जो थर्ड लेक्चर है, उसमें आपकी डीपीएसपी कंप्लीट हो जाएगी। तो आर्टिकल 36 से 51 के बीच में यहाँ पे आता है। ये बात मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ। थोड़ा सा आप लोगों को इन चीज़ों का आइडिया रखना है, क्योंकि जब क्वेश्चन आते हैं तो इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं। आप लोग अगर थोड़ी सी एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, अगर जनरल इन्फॉर्मेशन रखेंगे ये तो क्वेश्चन आराम से कर ले जाएंगे। कॉमन सेंस भी बोलते हैं, थोड़ा सा अगर यूज़ करेंगे तो आराम से क्वेश्चन को टैकल कर ले जाएंगे। तो मैंने बोला था कि नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल होते हैं, गांधीयन प्रिंसिपल होते हैं, या फिर लिबरल जो प्रिंसिपल है, उन सबको डिस्कस करूंगा। क्लासिफाई किया गया है हमारे यहाँ पर। ये क्लासिफिकेशन भी मैंने आप लोगों को समझाया था। ये क्लासिफिकेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दे रखा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया कि ये लिबरल प्रिंसिपल है और ये गांधीयन प्रिंसिपल है, बल्कि और क्रिटिसाइज किया जाएगा इसको आगे चल के कि क्लासिफिकेशन ढंग से नहीं कर पाए अपना कॉन्स्टिट्यूशन में इसको, इसके लिए इसको क्रिटिसाइज भी किया जाएगा। आप लोग अभी आगे देखेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इनको ढंग से रखा गया है। हाँ, ये है कि ये चीज़ें अवेलेबल है कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, तो तीन ब्रॉड कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया है। एक एक कैटेगरी को हम आराम से देखेंगे, और इसमें कई बार ये गांधीयन वाला जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका आप लोग एसए वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं। जो एसएससी के लिए भी पेपर होता है वहाँ पर भी एसए होता है, बैंकिंग में भी एसए होता है, तो वहाँ पर भी आप लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। और कौन कौन से आर्टिकल होते हैं, कई बार तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि गांधीयन प्रिंसिपल से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में कौन कौन से आर्टिकल है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को आंसर यहाँ पर जानने को मिलेगा। तो बने रहिए, आगे चलते हैं, देखते हैं अभी क्या क्या यहाँ पर पोर्शन दे रखा है। पहले सोशलिस्ट प्रिंसिपल हम लोग देखते हैं यहाँ पर। देखिए, आप लोगों ने इकोनॉमी में डेफिनेशन पढ़ी होगी, जो कई बार बोला जाता है कि मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है। ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी का आप लोगों ने कई बार नाम सुना होगा, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का नाम सुना होगा, सोशलिस्ट या फिर कम्युनिस्ट इकोनॉमी का भी आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो ये इस तरीके से डिवाइड होती हैं। जो कैपिटलिस्ट होती है वहां पर प्राइवेट जो सेक्टर रहता है उसका दबदबा रहता है, मतलब मार्केट डिसाइड करती है क्या डिमांड होनी है, क्या सप्लाई होनी है। तो ये काम कौन करती है? ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी करती है। और जो सोशलिस्ट होती है या फिर कम्युनिस्ट आप लोग बोल सकते हैं इसको, थोड़ा बहुत, दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो दोनों में अगर देखा जाए तो वहां पर जो ज़्यादा पोर्शन होता है, कम्युनिस्ट में देखा जाए तो वहां पर एक तरीके से गवर्नमेंट या फिर इनडायरेक्ट वे में आप लोग बोल सकते हैं जनता, अगर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जनता है तो जनता वो काम करेगी। ओके, कि क्या यहाँ पर आप लोगों को बनाना है, क्या यहाँ पर डिमांड है, क्या सप्लाई है, वो सारी देख रेख गवर्नमेंट करेगी। और जो मिक्स्ड इकोनॉमी होती है वहाँ पर दोनों चीज़ें काम करती है। तो मैक्सिमम कंट्री आज की डेट में वर्ल्ड में मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी की वजह से जो ऐसे काम होते हैं जो कि प्राइवेट को दिए जा सकते हैं वो प्राइवेट करते हैं, और जो कि गवर्नमेंट को रखने चाहिए, जैसे कि हेल्थ सेक्टर से इशू रिलेटेड हो गए या फिर एजुकेशन से रिलेटेड हो गए, तो मैक्सिमम पोर्शन ये रहता है कि इनसे रिलेटेड जितनी भी स्कीम है वो गवर्नमेंट के अंडर में रहे, गवर्नमेंट उसको इंप्लीमेंट करे। और गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करेगी तो तभी तो हमारी सोसाइटी को फायदा होगा उसका, क्योंकि गवर्नमेंट जो भी काम करती है वो प्रॉफिट के बेस पे नहीं करती है। गवर्नमेंट जो काम करती है वो सोसाइटी को अच्छा बनाने के लिए काम करती है। तो जो इसीलिए जो यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है वो सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट निकल के आता है। ठीक है, सोसाइटी के वेलफेयर का, वो सोशलिस्ट हो सकता है, फिर इकोनॉमी के बेस पे हो सकता है। तो ये सारी बातें जो है यहाँ पर डीपीएसपी में निकल के आती हैं, तो इनको बोलते हैं हम लोग सोशलिस्ट प्रिंसिपल। आगे भी आप लोगों को अभी देखने को मिलेगा यहाँ पर।
तो आर्टिकल देखिए, आर्टिकल साथ साथ आप लोगों के कवर हो जाएंगे, आगे रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो साथ साथ करते रहिए, इनको समझने की कोशिश कीजिए, रटने की बात नहीं है यहाँ पर। आर्टिकल 38 के बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है, आर्टिकल 39 के बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है, तो इस तरीके से आर्टिकल भी आपके सारे साथ साथ में कवर कर चल रहा हूं। ओके, तो 38 आर्टिकल में क्या बोला गया है? 38 आर्टिकल में यह बोला गया है कि वेलफेयर करना है सोसाइटी का। जिस तरीके से वेलफेयर किन किन एरिया में बात की जा रही है, अगर वेलफेयर की यहां पर बात की जाए तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा सोशलिस्ट, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, इनके बेस पर यहां पर जस्टिस मिलना चाहिए और इनइक्वलिटी कम होनी चाहिए। यहां पर मतलब काफी आदमी तो आप लोगों को बहुत ज्यादा अमीर देखने को मिलेंगे, काफी आदमी बहुत ज्यादा गरीब देखने को मिलेंगे, इनकम में इनइक्वलिटी है, स्टेटस में इनइक्वलिटी है, फैसिलिटी प्रोवाइड कराने में किसी को यहाँ पर खाने पीने के लिए भी नहीं मिल रहा है और किसी के घर में दुनियादारी में बहुत ज्यादा बर्बाद होता है खाना। तो यही बात होती है, कोई रोड पर सोते हैं तो कोई महलों में सोते हैं। तो इस तरीके की जो इनइक्वलिटी है उसको ज्यादा से ज्यादा कम किया जाए, ये आर्टिकल 38 में लिखा हुआ है। मतलब जो भी इनइक्वलिटी हमारी सोसाइटी में है उसको कम किया जाए और हमारी सोसाइटी को एक ऐसी सोसाइटी बनाई जाए जहां पर सबके वेलफेयर के बारे में सोचा जाए। पर ये बातें किताबों में अच्छी लगती है, ऐसा कुछ देखने को हम लोगों को नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये बात हमारी सोशलिस्ट प्रिंसिपल में रखे गई है, डीपीएसपी में। हम लोगों को मिलकर वैसे ऐसी सोसाइटी बनाने के बारे में सोच सकते हैं, अगर हम सब मिलकर काम करें, जो भी अपनी साइड से कर सकते हैं इतना करें। अगर घर पे ज्यादा खाना है तो कम से कम, अगर गरीब कोई रोड पे बैठा रहता है तो उसको खाना दे दें, अगर इंसानों को नहीं तो कम से कम कुत्तों को खाना डाल दे, पर उसे डस्टबिन में न डालें। ओके, इसके अलावा क्या बोला जा रहा है, जो आर्टिकल 39 में बातें की गई है, देखिए लाइवलीहुड की बात की जा रही है। हर एक सिटीजन को कुछ ना कुछ काम करने के लिए, उसकी रोजी रोटी के लिए कम से कम उसको इतना तो काम मिलना चाहिए कि वो अपनी रोजी रोटी कमा सके। ठीक है, इसके बारे में बात की जाती है। और जो रिसोर्सेज होते हैं हमारी सोसाइटी में, जो रिसोर्सेज होते हैं, जो भी मटेरियल होता है, आप लोग जो भी मतलब आपस में नॉर्मली देख सकते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है, जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, दुनिया भर के रिसोर्सेज हैं, रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, वो भी एक तरीके से रिसोर्सेज है, तो वो भी कम्युनिटी में इक्वली एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक साइड में एक तो नहा रहा है उस चीज में और दूसरे को बूंद बूंद मिल रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो वो भी एक तरीके से ढंग से डिवाइड होना चाहिए और सबके ऊपर एक इक्वलिटी वे में मतलब डिस्ट्रीब्यूशन को करना चाहिए। ये आप लोग इस तरीके से ले सकते हैं। जिस तरीके से हमारे स्टेट हैं, आप लोग देख लीजिए, छत्तीसगढ़ हो गए, झारखंड हो गए, उड़ीसा हो गए, वहां पर नेचुरल रिसोर्सेज कितने ज्यादा पाए जाते हैं, पर लेकिन वो एरिया जो है वो एरिया सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ एरिया माना जाता है। वहां पर इतने ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज होते हुए भी वहां पर उनको उनका फायदा नहीं मिल पाता है। तो इस तरीके की बातें न हो सोसाइटी में, तो उस तरीके से बचा जाए यहाँ पर। ठीक है, आगे क्या बोला जा रहा है, आगे फिर वही बात बोली जा रही है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो वेल्थ है वो एक जगह मतलब एक जगह कॉन्सेंट्रेशन होने से प्रिवेंट करे। मतलब जो वेल्थ है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए हमारी सोसाइटी में, ये नहीं कि एक आदमी अदानी है और दूसरा रिक्शा वाला है, डिफरेंस देखिए कितना ज्यादा है। तो ये बातें बोली जाती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में रखी गई है, पर यही बात आती है ना निकल के, क्योंकि ये जुडिशियबल नेचर में नहीं है। अगर होते तो सब आज की डेट में कोर्ट में बैठे रहते कि उसके पास इतना पैसा है, हमको भी दिलाओ थोड़ा पैसा, तो ऐसी बातें निकल के आती। तो इसीलिए इसको जुडिशियल नहीं रखा गया, वरना सब कुछ सिस्टम खराब हो जाता। पर लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के माइंड में ये बातें रहती है कि ये ऐसे प्रोविजन है और हमको इंप्लीमेंट करने हैं। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, चाहे मैन हो चाहे वुमेन हो, दोनों को अगर कोई काम कर रहे हैं तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क मिलना चाहिए। पर लेकिन ऐसा नहीं होता है, मैन को ज्यादा सैलरी दी जाती है एज कंपेयर टू वुमेन, ये हम लोगों को नॉर्मली देखने को मिलता है हमारी सोसाइटी में। ओके, इसके अलावा क्या बात की जाती है, इसके अलावा हेल्थ और स्ट्रेंथन करने की बात की जाती है। जो वर्कर होते हैं और जो चिल्ड्रंस होते हैं उनको एब्यूजिव ना हो सके उनके लिए सोसाइटी में, मतलब उनको इस तरीके से प्रिजर्व किया जाए कि उनके साथ कोई गलत काम ना हो सके, ये बात की जा रही है। हमने पोस्को एक्ट भी देखा है, वहां पे भी बोला जाता है कि बच्चों को सेक्सुअल असोल्ट से बचाया जा सके। तो इस तरीके के एक्ट भी जो निकल के आते हैं वो बैकग्राउंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ही रहता है, वहां से उसका बैकग्राउंड रहता है, जिसकी वजह से इस तरीके के रूल हमारी जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा बनाए जाते हैं। ओके, तो ये आप लोगों को समझना चाहिए कि बैकग्राउंड कहां पे है, कॉन्स्टिट्यूशन में है हमारे यहाँ पर। अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए हेल्थी डेवलपमेंट की बच्चों के लिए, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक अच्छा हेल्थ प्रोवाइड कराना चाहिए। तो देखिए ये सारे प्रिंसिपल जो मैंने आप लोगों को बताए, ये कई बार डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं कि क्या हमारे ये फंडामेंटल ड्यूटी है या फिर फंडामेंटल राइट है या फिर डीपीएसपी है। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कहां पे क्या प्रोविजन रखा गया है। एक दो बार इनको पढ़िए, फिर आप लोगों आराम से डिफरेंशिएट कर पाएंगे, क्योंकि यहां पर वो प्रोविजन है जो कि एक तरीके से फोर्सेबल इंप्लीमेंटेशन नहीं की जाती है उनकी। अगर फोर्सेबल इंप्लीमेंटेशन की जाती तो हमारी गवर्नमेंट के ऊपर इतना, हमारी गवर्नमेंट जो है या हमारी आप लोग बोल सकते हैं जो मतलब एक तरीके से कंट्री है, उसके पास में सेंटर बोल लीजिए, स्टेट बोल लीजिए, इतने रिसोर्सेज नहीं है कि उसको इंप्लीमेंट कर सके। तो इस तरीके से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा यहाँ पर फंडामेंटल राइट है और कौन सा यहाँ पर डीपीएसपी है। थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है और कुछ नहीं है, आराम से आप लोग डिफरेंशिएट कर पाएंगे दोनों के बीच में। इसके बाद यहाँ पर एक एक प्रोविजन बता रखा है कि कौन कौन से आर्टिकल में क्या क्या प्रोविजन है। यहाँ पर 39A के अंदर लिखा गया है कि सबको इक्वल जस्टिस मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी ने एक काम किया कोई गलत, उसको ज्यादा सजा मिल जाए और दूसरे को कम सजा मिले। तो इक्वल जस्टिस होना चाहिए और फ्री लीगल एड भी मिलना चाहिए पुअर को, ठीक है, जिससे कि उनको प्रमोट किया जा सके आगे आने के लिए।
आर्टिकल 41 ये कई बार पूछ लिया जाता है कि राइट टू वर्क का जो कॉन्सेप्ट रखा गया है सिक्योर करने के लिए वो कहां पर रखा गया है। तो आर्टिकल 41 में है, यहां पर आप लोग देख सकते हैं राइट टू वर्क भी है, एजुकेशन भी है, पब्लिक असिस्टेंस भी है, अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड या ओल्ड एज सिकनेस डी या फिर इस तरीके से सारे प्रोविजन मैक्सिमम आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रहे हैं। तो ज्यादा रटने की तो जरूरत नहीं है, थोड़ा पढ़िए इनके बारे में, आप लोगों को पता रहेगा। इतना भी अंदर घुस के नहीं पूछेंगे, कम से कम ये पता होना चाहिए कि डीपीएसपी में या फंडामेंटल राइट में, इतना आप लोगों को डिफरेंस कम से कम पता होना चाहिए। ओके। और जिस तरीके से आप लोगों ने देखा अभी हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, मैटरनिटी लीव से रिलेटेड वो लेके आई, नियम लेके आई, तो उसमें अब 26 वीक कर दिया उसको बढ़ा के, जो कि 12 वीक हुआ करता था। तो ये कहीं ना कहीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर दे रखा है कि उनको इस तरीके से ढंग से प्रोविजन रहे जिससे कि वो कंडीशन अच्छी मिल सके उनको। तो ये भी कहीं ना कहीं अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिस तरीके से अभी नया एक्ट निकल के है, तो डायरेक्ट बैकग्राउंड में जाके आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि कौन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में इस तरीके की बातें रखी गई है। ओके, तो ये यहां पर रखी गई है। आप लोगों ने देखा होगा कि यहां पर कुछ आर्टिकल गायब है, ये आर्टिकल अभी दूसरे उसमें देखने को मिलेंगे गांधीयन प्रिंसिपल में आप लोगों को। तो यहां से 40 गायब हो गया, आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा यहां पर, ठीक है, यहां पे भी गायब हो गए, तो ये आगे आप लोगों को भी देखने को मिलेंगे, ऐसे नहीं है कि छोड़ दिया मैंने। ओके, 43 में क्या बोला है, 43 में फिर यही बातें निकल के आती हैं कि किस तरीके से हमारी सोसाइटी को अच्छी वेज मिलनी चाहिए, एक स्टैंडर्ड लाइफ मिलनी चाहिए, सोशल और कल्चर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, और वर्कर को सबको फैसिलिटी मिलनी चाहिए। तो ये सारी बातें 43 आर्टिकल में रखी गई है। और ये मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि जो यहाँ पर कैपिटल ए लिखा रहता है ना, इसका मतलब होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके इसको ऐड किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे 43 का ए आ गया, तो सिक्योर पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर मैनेजमेंट इंडस्ट्री, मतलब उनका पार्टिसिपेशन सिक्योर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब चाहे निकाले और तब चाहे रखे वरना फेंक दे निकाल के, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। 47 काफी इंपॉर्टेंट है, ये तो कई बार पूछ भी लिया जाता है कि जो न्यूट्रिशन होता है उसके जो उसका स्टैंडर्ड होना चाहिए वो हमारी पब्लिक की हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। ये बातें सबको प्रोवाइड नहीं करा सकते थे, वरना सारी पब्लिक बोलेगी कि हमको खाने के लिए चिकन दिए, बिरयानी दीजिए, पनीर चाहिए हमको तो खाने के लिए, तो गवर्नमेंट थोड़ी ना प्रोवाइड करा पाएगी इतना। पर लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं उनसे रिलेटेड बातें रखी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि हेल्थ जो है वो अच्छी प्रोवाइड करानी है आप लोगों को जो सिटीजन है हमारी कंट्री के। तो ये बातें यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन की गई है। तो आप लोगों को दिख रहा होगा कहीं ना कहीं गाइडिंग प्रिंसिपल है। जब हमारी कंट्री में सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट कोई ला बनाती है तो कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में उनको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि किस तरीके से हमको ला बनाने हैं, क्योंकि सारे प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में उससे रिलेटेड रखे हुए हैं, तो उसको फॉलो करके आप लोगों को ला बनाने हैं। तो ये डायरेक्शन देते हैं हमारी सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को कि आपको ला इनको देख देख के बनाने हैं। ओके, इस वाले पोर्शन में से बहुत ज्यादा आप लोगों के क्वेश्चन बनते हैं। ये वाला पोर्शन आप लोगों को बहुत ही ध्यान से सुनना है, खासकर फोकस देकर सुनना है। यहाँ पर गांधीयन आइडियोलॉजी की बात की गई है। देखिए हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, तो वहां पर गांधी जी हमारे नहीं गए थे। तो जब गांधी जी नहीं गए वहां पर, तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उनकी ड्यूटी थी कि कम से कम गांधी जी यहाँ पर नहीं है पर लेकिन उनसे रिलेटेड जो प्रिंसिपल है, जो वो सोचा करते थे, जो वो किया करते थे अपनी लाइफ में, और जो सोसाइटी किस तरीके की देखना चाहते थे, तो कम से कम वो चीजें इंप्लीमेंट की जा सके। तो इसीलिए गांधीयन प्रिंसिपल के नाम पर भी हमने डीपीएसपी में कुछ चीजें डाल दी हैं, जिससे कि उनकी जो बातें हैं, उनके जो विचार है, आने वाली जनरेशन को भी पता चल सके, और जो गवर्नमेंट है वो भी इससे डायरेक्शन लेके कुछ सीख के उस तरीके से अपनी पॉलिसी इंप्लीमेंट कर सके। तो ये गांधीयन प्रिंसिपल है। सबसे पहले तो आप लोगों को आर्टिकल यहाँ पर याद रख सकते हैं कम से कम इनको। आर्टिकल 40 है यहाँ पर, आर्टिकल 43 है, आर्टिकल 43B है, 46 है और 47 है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर मैं बोलूं तो आर्टिकल 40, ये वही है आर्टिकल जिसके अंदर से 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट निकल के आया, जिसके बेस पर हम लोगों ने पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज का गठन किया। तो इसी आर्टिकल में से वो निकल के आया। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी में पूछे जा चुका है ये क्वेश्चन कई बार। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, मतलब कहां से निकल कर आए हैं हमारे यहाँ पर पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज, तो वो गांधीयन प्रिंसिपल के आर्टिकल 40 से निकल के आए हैं। ओके, तो यहाँ पर इसके बारे में दे रखा है कि हमारा जो ऑर्गेनाइज होना चाहिए वो विलेज पंचायत यहाँ पर होनी चाहिए इस तरीके से, और उनके हाथ में भी नेसेसरी पावर होनी चाहिए। हमारे यहाँ पर 3 लेवल की गवर्नमेंट है। पहले नंबर पे हो गया सेंटर, दूसरे नंबर पे हो गया स्टेट और तीसरे नंबर पे हो गया लोकल गवर्नमेंट, जिसमें हम पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज रखते हैं। तो 2 ही हो गई यहाँ पर। तो इस तरीके से पूरे 3 लेवल में से गांधी जी का जो मानना था वो ये था कि आत्मा जो होती है हमारे देश की जो आत्मा है वो गांव में बसती है। तो गांव को भी कम से कम राइट होने चाहिए, और उनको भी अपने किस तरीके से अपनी गवर्नमेंट वहां पर होनी चाहिए, उनके हाथ में पावर होनी चाहिए। तो पावर भी कम से कम उनको देनी चाहिए सेल्फ गवर्नमेंट करने के लिए, ठीक है, सेल्फ रूल करने के लिए। तो ये पावर देने की बात की गई थी गांधी जी के द्वारा, जो कि आर्टिकल 40 के द्वारा, आर्टिकल 40 में ये सारी बातें रखी गई है। तो जरूर इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी पूछा जाता है नॉर्मली, तो इसलिए आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके अलावा क्या बोला था, कोटेज इंडस्ट्री। आप लोगों को आज की डेट में भी देखा होगा हमारे प्राइम मिनिस्टर कितना ज्यादा फोकस करते हैं कोटेज इंडस्ट्री। कोटेज इंडस्ट्री पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया था, क्योंकि जो हमारे जो देश है काफी हद तक इन चीजों के ऊपर डिपेंडेंट रहता था। ठीक है, तो इस तरीके की इंडस्ट्री ये
जो फोकस करती है, ये फोकस करती है गांव पर, गांव में से जो चीजें निकल के आती हैं तो उन पर ये इंडस्ट्री फोकस करती है, तो इसलिए इन पर ज्यादा फोकस देने की बात की गई, जिससे रूरल एरिया में भी एक इनकम जनरेट की जा सके। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर फोकस दिया गया। ओके, 43B प्रमोट द, देखिए एक तरीके से ऑटोनोमस और डेमोक्रेटिक कंट्रोल होना चाहिए मैनेजमेंट के ऊपर कोऑपरेटिव सोसाइटी का। कोऑपरेटिव सोसाइटी भी आप लोगों ने कई बार सुना होगा ये, तो किस तरीके से सबको मिलके एक तरीके से, आप लोगों ने कई बार अलग अलग एरिया में कोऑपरेटिव सोसाइटी का नाम सुना होगा, तो कई सारे एरिया में इनको बनाया जा सकता है, जिससे कि एक पर्टिकुलर एरिया कोई पकड़ लेते हैं और उससे रिलेटेड चीजों को हमको इंप्लीमेंट करना है। तो ये हालांकि फंडामेंट, ये हालांकि अमेंडमेंट के द्वारा यहां पर रखा गया है, पहले कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। ठीक है, अच्छा चलिए, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है कई बार, कोऑपरेटिव सोसाइटी किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखी गई थी, नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग ये बताइए। ओके, इसके अलावा क्या बोला जा रहा है, आर्टिकल 46 में बोला जा रहा है एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो SC ST होते हैं उन पर फोकस देना है, या फिर वीकर सेक्शन भी हो सकता है यहां पर। ठीक है, और उनका कोई एक्सप्लॉयटेशन होना है उससे भी उनको प्रोटेक्ट करना है, मतलब उनका एक्सप्लॉयटेशन भी न हो कुछ, तो इस पर भी फोकस देकर चलना है गवर्नमेंट को। ओके, और देखिए ये वाला भी गांधीयन प्रिंसिपल में ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपने अभी कुछ दिनों पहले सुना होगा कि जो हाईवे होते हैं उसके दोनों जो 500 मीटर की डिस्टेंस पे कोई भी यहां पर लिकर की शॉप नहीं मिलेगी, तो ये भी कहीं ना कहीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में रखा हुआ है। तो जो न्यूज रहती है ना उससे रिलेटेड आप लोग देखा कीजिए, हिस्टोरिकल क्या प्रोविजन है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्या प्रोविजन है, तो बैकग्राउंड में जाकर उसकी नॉलेज देखा करे। तो कंजप्शन जो इंटॉक्सिकेटिंग होती है, जो ड्रिंक होती है, कोई भी दारू वगैरह इस तरीके की चीजें होती हैं, उनको न कंज्यूम किया जाए, तो ये सारी बातें भी गांधीयन प्रिंसिपल में गांधी जी इस तरीके की सलाह दे सकते हैं, और कौन देगा। तो अगर क्वेश्चन आ रहा है तो आपको इस तरीके से भी आप उसको देख सकते हैं। तो ये सारे खासकर जो 40 और 47, ये तो आप लोग काफी अच्छे से याद रखिएगा, ये तो कई बार और खासकर न्यूज में भी जिस तरीके से चीजें रहती हैं उसके बेस पर भी आप लोग इसको याद रख सकते हैं। तो गांधीयन प्रिंसिपल को आप लोग याद रखिएगा, 40 है, 43 है, 43B है, 46 सॉरी 47 है, और 47 के साथ में आप लोगों को यह भी याद रखना है कि क्या है इस आर्टिकल में कम से कम। ठीक है, तो जितने भी यहां पर जो इस तरीके की ड्रिंक होती है उनको प्रोहिबिट किया जाए, जिससे कि हमारी सोसाइटी एक अच्छी सोसाइटी बनती रहे। वरना क्या होगा, दारू पियेंगे, लड़ाई करेंगे और फैमिली के साथ में झगड़ा होगा, फिर वही कंडीशन निकल के आएगी कि हमारी सोसाइटी एक अच्छी सोसाइटी नहीं बन पाएगी। तो ये DPSP इंप्लीमेंट करने का काम किसका है, ये गवर्नमेंट का है। बिहार में आप लोगों ने देखा होगा ड्राई स्टेट बनाने की बात चल रही है नीतीश कुमार जी के द्वारा, तो ये कई बार ऐसी बातें निकल के आती हैं। ठीक है, गुजरात में बोला जाता है ड्राई स्टेट है, गांधी जी वहां पर पैदा हुए थे तो इसलिए वहां पर ये सब चीजें नहीं होती है। तो ये कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में चीजें चलती रहती हैं। ठीक है, तो जब भी कहीं न्यूज में आ जाती है तो उससे रिलेटेड आप लोगों को कम से कम क्या क्या फंडामेंटल इंफॉर्मेशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उससे रिलेटेड, उसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट पार्ट है इसका लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। लिबरल का मतलब होता है उदारता, ठीक है ना, तो उदार, इंटेलेक्चुअल होता है बुद्धिमानी वाले, ठीक है, सोच समझ के जो बातें की जाती है, उससे रिलेटेड जो प्रिंसिपल भी हमारे यहाँ पर DPSP में रखे गए हैं, ये भी गाइड करते हैं हमारी गवर्नमेंट को। कैसे कैसे गाइड करते हैं अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जिस तरीके से ट्रिपल तलाक न्यूज में है उस तरीके से आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। आर्टिकल 44 तो बात की जाती है यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड की, मतलब हमारे यहाँ पर जो सिटीजन है उनको थ्रू आउट द कंट्री एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। किस तरीके से मान लीजिए तलाक करना है तो तलाक किस तरीके से होना है, मतलब ये नहीं है कि हिंदू की जो महिला है उनको तलाक अगर देने की बात की जाए तो उनको तो आराम से तलाक मिल जाए, कोई टेंशन भी ना रहे और उनको सारे राइट्स भी मिल जाए, और जो मुस्लिम महिला है अगर उनको तलाक देने की बात की जाए तो उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन किया जाए। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, अगर तलाक देने की बात की जाती है तो तलाक उसी तरीके से होना चाहिए कि महिला को जो है वो इक्वल राइट मिलने चाहिए, चाहे किसी भी धर्म की हो। तो धर्म के ऊपर बात नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जाती है यहाँ पर। कई बार पूछा जाता है किस आर्टिकल में, और जिस तरीके से ट्रिपल तलाक का इशू बहुत ज्यादा न्यूज में है तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म वैसे भी याद रख सकते हो, 44 इजकल टू 4 इजकल टू 4, तो दोनों यूनिफॉर्म है, तो इस तरीके से भी आप लोग इसको याद रख सकते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड किस में रखा गया है, आर्टिकल 44 में रखा गया है। ओके, आर्टिकल 45 की बात की जाती है। आर्टिकल 45 में क्या बात की जा रही है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। तो ये चाइल्डहुड एजुकेशन की जो बात करती है, ये बात की जा रही है यहाँ पर कि एज जो है 6 एज तक की, देखिए फंडामेंटल राइट हम लोगों ने बना रखा है कि 6 से 14 तक का तो प्रोवाइड कराना है, ठीक है। वो हम लोगों ने 86 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया था उसके बेस पे हमने वो चीजें देखी, उसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशन में उसको रख दिया। अब यहां से बात कर रही है कि कंप्लीट जो एज की बात की जा रही है, ठीक है ना, तो 6 तक की बात की जा रही है, तो 14 तक की तो वहां पे है, तो 6 तक की यहां पे बात की जा रही है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को बताया जाता है कि 6 तक की एज के लिए भी आप लोग कुछ कीजिए। ओके, इसके अलावा आर्टिकल 48 के तहत क्या किया जा रहा है, ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री या फिर मॉडर्न साइंटिफिक लाइन, ठीक है। तो जिस तरीके से जो हमारी एग्रीकल्चर है, जो हमारी खेती है, या फिर एनिमल हस्बेंड्री है, किस तरीके से हमारे पशुओं का देख रेख करना है, वो सब चीजें वो मॉडर्न और साइंटिफिक बेस पे होना चाहिए। ऐसा नहीं है जो पुराने ठर्रे पे चीजें चलती रहती हैं तो चलती रहती हैं, अब उसको चेंज नहीं करना है, ठीक है। अगर
कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी बीमारी आ रही है, उनको सोल्यूशन निकालो, और कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो जल्दी से जल्दी उसको डिस्कस भी किया जाए और गवर्नमेंट आगे निकल के आए, ठीक है, इसके बारे में फोकस किया जाता है। आर्टिकल 48 में क्या बातें रखी गई है कि किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है और इंप्रूव करना है हमको इन्वायरमेंट को, किस तरीके से सेव करने हैं हमको अपने फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ जो होती है, तो उसको किस तरीके से करना है। तो ये भी हमारे डीपीएसपी में आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पर ए कैपिटल लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो गया, सीधा सीधा बात हो गई कि यहां पर इसको अमेंडमेंट के तहत ऐड किया है हम लोगों ने, ठीक है, अमेंडमेंट डाल के कि हम लोगों को भी अपने जो यहां पर इन्वायरमेंट है और जो इन्वायरमेंट जो वाइल्ड लाइफ है उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। आप लोगों को आज की डेट में पता होगा कितने भी पशु और आज की डेट में उसमें जो फॉरेस्ट में पाए जाते हैं सब आज की डेट में वनरेबल हो चुके हैं, मतलब सब आज की डेट में एक्सटेंट पहुंच चुके हैं, सब आज की डेट में ऐसी कंडीशन पे है कि लुप्त होने की कगार पे आकर खड़े हो गए हैं सब। तो कहीं ना कहीं ये हम लोगों को देखना चाहिए, हम लोगों को इनको प्रिजर्व करना चाहिए, अगर ऐसा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमने 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट चलाया, क्योंकि टाइगर की कहानी खत्म होने वाली थी, तो हमने टाइगर प्रोजेक्ट चलाया, अवेयरनेस भी हो सके और प्रोटेक्ट भी किया जा सके इनको। तो जो टाइगर प्रोजेक्ट है या फिर एलिफेंट प्रोजेक्ट है, क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट है, ये सारे प्रोजेक्ट इसीलिए चलाए जाते हैं ताकि ये विलुप्त न हो जाए। विलुप्त होने से इनको बचाने के लिए हम इस तरीके के प्रोजेक्ट चलाते हैं, ठीक है। तो इनका जो बैकग्राउंड निकल के आता है वो कहां से निकल के आता है, हमारे डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से। तो इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। ये सारे आर्टिकल फोकस इसलिए दे रहा हूं क्योंकि सारे न्यूज में है। आर्टिकल 44 भी न्यूज में था, एजुकेशन से रिलेटेड बात न्यूज में चलती रहती है। इसके अलावा एग्रीकल्चर आप लोग जानते हैं कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट केस बना रहता है, कभी बात करते हैं हम एग्रीकल्चर पे कि उनके भी इनकम टैक्स लगा दीजिए। तो ये सारे न्यूज में बने हुए हैं। आप लोग जानते हैं कि ये भी आर्टिकल और ये आर्टिकल भी न्यूज में बना हुआ है, म्यूनामेंट से रिलेटेड कि किस तरीके से म्यूनामेंट प्रोटेक्शन करना है। आप लोगों ने देखा होगा अभी कुछ दिनों पहले न्यूज आर्टिकल आया हुआ था जिसमें बोली गई थी कि जो यहाँ पे कोई भी म्यूनामेंट होता है, ताजमहल ले लीजिए या फिर लाल किला ले लीजिए, उसके आसपास में 100 मीटर की डिस्टेंस तक कुछ भी कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी नहीं होनी है। पर जो गवर्नमेंट है ये 100 मीटर को घटाने की बात चल रही है या फिर हटाने की बात चल रही है, हाईवे वगैरह बनाए जाए, इन सब चीजों को फोकस दिया जा रहा है। तो इनडायरेक्ट वे में ये भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल से इनडायरेक्ट वे में न्यूज में आ रहा है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन निकल के आते हैं। तो अगर हम लोगों को पता होगा कि ऑलरेडी हमारे डीपीएसपी में ये बातें लिखी हैं तो हम उनको कोरिलेट कर पाएंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जहां पे आप लोग बात करें उस आर्टिकल से रिलेटेड, अगर कोई आंसर आप लोगों को क्वेश्चन का देना है तो वहां पर आप लोग देख सकते हैं, पॉइंट दे सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 49 ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि किसी न किसी तरीके से हमको अपने जो म्यूनामेंट है उनको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। तो आप जो ये इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं कि 100 मीटर हटाने जा रहे हैं, ये वाला रूल आप लोगों को नहीं लगाना चाहिए। तो इस तरीके से हम सजेशन दे सकते हैं, कंक्लूजन में इसका पॉइंट दे सकते हैं, ओके। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात की जा रही है आर्टिकल 50 आप लोगों को याद रखना है, 50-50 कर दो, मतलब सेपरेट कर दो एग्जीक्यूटिव को और जुडिशरी को, ठीक है, कि एग्जीक्यूटिव अपना काम करे, जुडिशरी अपना काट करे, अपने दूसरे में इंटरफेयर न करे एक दूसरे में, खासकर पब्लिक सर्विस से रिलेटेड। अगर कोई भी पॉलिसी गवर्नमेंट बना रही है, जुडिशरी आके उसमें टांग ना अड़ाए कि आपने क्या कर दिया। आप लोगों ने कई बार सुना होगा जुडिशरी का जो ओवर रीच होता रहता है उसके बारे में कई बार सुना होगा। तो ओवर रीच नहीं करना है, ठीक है, अपना अपना एरिया रखना है इनको दोनों को अपने अपने पास में। ये आर्टिकल तो इतना इंपॉर्टेंट है, जितने स्टार लगा दो उतने कम है। आर्टिकल 51 में बात की जाती है, एक बार क्वेश्चन यूपीएससी में भी आ चुका है, पूछा जाता है कि इंटरनेशनल पीस, इंटरनेशनल रिलेशन की बात किस में की जाती है। ये क्वेश्चन था कि फंडामेंटल राइट में की जाती है, फंडामेंटल ड्यूटी में की जाती है, डीपीएसपी में की जाती है। तो कहां पे की जाती है ये आप लोगों को दिख रहा होगा, 51 आर्टिकल में है, फंडामेंटल ड्यूटी में, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ये फोकस दे रहा हूं इसलिए, तो थोड़ा सा याद रखिएगा और 2-4 बार इनको पढ़ लेंगे ना आराम से याद रह जाएगा, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि इनका रिवीजन करते रहिए जरूर आप लोग। तो दो बातें और दे रखी है कि इंटरनेशनल लॉ को जिस तरीके से सेटलमेंट करना है उसके ऊपर फोकस देना चाहिए, जिस तरीके से बहुत सारी ट्रीटीज हम लोग साइन करते हैं दूसरी कंट्री के साथ में। तो ये सारी बातें किस तरीके से इंटरनेशनल कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो किस तरीके से उसका सोल्यूशन निकालना चाहिए, आर्बिट्रेशन किस तरीके से करनी चाहिए। तो ये सारी बातें ऑलरेडी डीपीएसपी में रख रखी है। तो अगर कोई इस तरीके क्वेश्चन बनता है तो आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये तो हमने पढ़ा था यार, डीपीएसपी में आई है तो हम इसका आंसर आराम से दे सकते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा माइंड में रखिएगा, चीजों को रटने की कोई जरूरत नहीं है। फिर से बोल रहा हूं, कोई भी बात, कोई भी चीज, कोई भी आर्टिकल रटना नहीं है, बस समझना है, ओके। जब उसका आप लोग एक बैकग्राउंड समझ जाएंगे तो फिर चीजें याद रहने लगेंगी। रटेंगे तो फिर वहां जरा सा सर में दर्द हुआ तो सारी चीजें छुमंतर हो जाएंगी। तो चीजों को याद रखने की कोशिश कीजिए, ना कि रटने की कोशिश करें। ये भी थोड़ा सा पोर्शन है, इसको देख लीजिए। देखिए, जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में डिस्कशन चल रहे थे तो वहां पर एडवाइजर थे बी.एन. राव वहां पर एडवाइज करते थे। तो बात की गई कि किस तरीके से चीजें रखी जाएं। तो जो वहां पर राइट्स थे
इंडिविजुअल के और जिस तरीके से वहां पर चीजें थी उनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर लिया गया। इंडिविजुअल के राइट है एक तरीके से देखा जाए तो, ठीक है, कि जॉब वाला एजुकेशन वाला तो ये भी राइट हो गया ना एक तरीके से। तो दो जगह उनको डिवाइड कर दिया गया, एक तो जुडिशियबल कर दिया गया और दूसरा नॉन जुडिशियबल कर दिया गया। मतलब एक का अगर हनन होता है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं और दूसरे का हनन होता है तो आप लोग कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। ये क्या बन के आए, ड्राफ्टिंग कमेटी के तहत हम लोगों ने देखा जिनका हनन आप लोग होकर कोर्ट में जा सकते हैं वो है फंडामेंटल राइट, जिनका हनन होने के बाद में आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं वो है फंडामेंटल ड्यूटी। तो दोनों इस तरीके से डिवाइड कर दिए गए। तो नॉन जुडिशियबल इसको रखा गया। ये आर्टिकल 37 के तहत भी बात की जाती है। क्या है ये एक्चुअल में ये है कि गवर्नमेंट को फोर्स किया जाता है। गवर्नमेंट को फोर्स भी आप लोग नहीं कह सकते, एक तरीके से ये मोरल ड्यूटी है गवर्नमेंट की। अगर इस तरीके से गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है तो आने वाले टाइम में क्या होगा, इलेक्शन होते हैं यार 5 साल में, फिर से उनको हमारे सामने वोट मांगने आना है। किस मुंह से हमारे सामने वोट मांगने आएंगे अगर वो ना तो हेल्थ की पॉलिसी ढंग से बना रहे हैं, ना एजुकेशन की पॉलिसी ढंग से बना रहे हैं, ना जो बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल होते हैं उनका देखभाल कर पा रहे हैं। अगर वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो किस मुंह से वो हमारे सामने फिर से वोट मांगने आएंगे। कुछ तो काम करना पड़ेगा ना। तो ये मोरल ऑब्लिगेशन है कहीं ना कहीं स्टेट अथॉरिटी का, ठीक है। तो इस तरीके से जो स्वामी अय्यर जी हैं उन्होंने बोला भी था इसके बारे में, क्या कि कोई भी मिनिस्ट्री ज्यादा लंबे समय तक इग्नोर नहीं कर सकती है पार्ट 4 कॉन्स्टिट्यूशन को। मतलब डीपीएसपी को ज्यादा लंबे समय तक इग्नोर नहीं कर सकती है। अगर इग्नोर करेगी तो फिर गवर्नमेंट को, मतलब जो जनता है वो इग्नोर कर देगी, फिर जो गवर्नमेंट है उसको। आने वाले टाइम में कोई और बनेगा, ठीक है। पता चला फिर आने वाले टाइम में बीजेपी को हटा के कांग्रेस को बैठा दिया। तो इसीलिए कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी मिनिस्ट्री इनको इग्नोर नहीं कर सकती है। उनको मिलकर काम करना पड़ेगा। इन सब जो ये चीजें इन सब पे डिस्कशन करना पड़ेगा सोसाइटी में और उनको इंप्लीमेंट करने के बारे में सोचना पड़ेगा अगर कुछ करना चाहते हैं। नहीं तो फिर वही बात हो जाएगी जो मैंने अभी आप लोगों को बोली है। अब फिर वही बात आती है निकल के, ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नॉन जुडिशियबल क्यों रखा है, आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी, जुडिशियबल क्यों नहीं बनाया। सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे पास में फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, इतनी मनी नहीं है कि सबको हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करा सके हम लोग, सब पे एजुकेशन प्रोवाइड करा सकें, ऐसा कुछ नहीं है हमारे पास में, ठीक है। डाइवर्स कंट्री है और बैकवर्डनेस बहुत ज्यादा है हमारी कंट्री में, तो इसीलिए भी ये बात की जाती है, ठीक है। और न्यू बोर्न इंडिपेंडेंस नेशन था हमारे पास में, तो कहां से इतने ज्यादा रिसोर्सेज लेके आते। अगर ऐसा करते तो बर्डन इतना ज्यादा बन जाता, फिर हाहाकार मच जाती। कहीं ना कहीं स्टेट के ऊपर पाबंदी हो जाती कि आप लोगों को ये करना है और रिसोर्सेज होते नहीं तो खलबली मच जाती, ना ही जुडिशरी ढंग से काम कर पाती। क्योंकि अगर इनको प्रॉपर वे में हम इंप्लीमेंट नहीं करते तो सब कोर्ट में जाते, जिस तरीके से फंडामेंटल राइट के लिए जाते हैं कोर्ट में जाते, तो वहां पे फिर क्या होता, वही केस पेंडिंग चले रहते। तो ना तो पॉलिसी इंप्लीमेंट हो पाती, जो रही सही है वो भी नहीं हो पाती, और वैसे हमारे पास में रिसोर्सेज थे ही नहीं। तो दोनों जो सिक्के के दोनों पहलू हैं दोनों ही नेगेटिव डायरेक्शन में पहुंच जाते। तो इसीलिए इस पे फोकस किया जाता है कि कम से कम कुछ पॉजिटिविटी बनी रहे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने इसीलिए एक प्रैग्मेटिक स्टेप लिया है, सोच समझ के स्टेप लिया है। ऐसा नहीं है कि मन मस्ती से कर दिया, हाँ मन में आ गया कि यार ये चीजें ना हम लोगों को ना नॉन जुडिशियबल रखनी है, ऐसा कुछ नहीं है। बाकायदा समझ के डिस्कशन करके सारी चीजों को देख परख के उसके बाद में ये डिसीजन लिया गया है, ओके। तो इसीलिए ये यहां पर रखा गया है, तो कुछ ना कुछ रीजन है उसके पीछे, ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके कोई प्रोविजन रख दिया गया है। इसीलिए मैंने जब लेक्चर आप लोगों का लिया था उस टाइम पे मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में इतना ज्यादा टाइम क्यों लगा। यही रीजन था कि इतना ज्यादा टाइम क्यों लगा, सोच समझकर बनाया गया है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, आंख बंद कर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया गया है। इसीलिए सबसे प्यारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमको प्यार करना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन से, ओके। यही हमको क्रिटिसिज्म भी देखने को यहाँ पे मिलता है, क्रिटिसाइज करते हैं, मतलब बुराई करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की कि लीगल तो इसको फोर्स कर नहीं सकता है, अब गवर्नमेंट के ऊपर है इंप्लीमेंट करे या ना करे। पर लेकिन हम लोगों ने अभी देखा तब तो इंप्लीमेंट नहीं करेगी, लेकिन नोटा वाला कॉन्सेप्ट हम लोगों ने रखा है ना अभी कि नोटा वाला बटन दबा देते हैं इलेक्शन में जब वोटिंग करने जाते हैं, ठीक है। तो वो नोटे वाला बटन का मतलब यही आता है ना, वो बिल्कुल इससे कंपेयर कर सकते हैं आप लोग डीपीएसपी की तरह। ये भी ऐसा नहीं है कि अगर कोई नोटा को ज्यादा वोट मिल जाती है तो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, वो भी एक मोरल ड्यूटी है। अगर किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में नोटा पे ज्यादा वोट जाती है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने जो कैंडिडेट यहां पर रखा है ना वो कैंडिडेट बिल्कुल बेकार है, उस कैंडिडेट को आप लोगों को टिकट ही नहीं देना चाहिए था अगर नोटा को ज्यादा वोट मिल रही है तो ये पार्टी की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ढंग का कैंडिडेट लेके आएगी, शर्म आएगी उनको, ठीक है। इसी तरीके से यहां पर अगर डीपीएसपी इंप्लीमेंट नहीं करे तो गवर्नमेंट को शर्म आएगी कि आप लोगों ने ये नहीं किया है, तो फिर किस मुंह से वो वोट मांगने जाएंगे। इलॉजिकल अरेंजमेंट की बात की गई है आगे, ये बोले कि प्रॉपर वे में इनको रखा ही नहीं गया है। गांधीयन प्रिंसिपल ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अरेंजमेंट नहीं है। ये जो हम लोग पढ़ रहे थे अभी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं रखा गया, ये ओनली पढ़ने के लिए हमारे जो टीचर्स हैं उन्होंने डिवाइड कर दिया गया इनको पढ़ाने के लिए बच्चों को कि इस तरीके से चीजें हो सकती हैं। पर कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई अरेंजमेंट नहीं रखी गई है कि ये इस तरीके से गांधीयन प्रिंसिपल हो गए और ये लिबरल प्रिंसिपल हो गए, ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल हो गए, तो कोई भी उनको इस तरीके से इस तरीके से नहीं रखा गया है, ठीक है। तो ये भी बात यहाँ पे इसलिए भी इसको क्रिटिसाइज किया जाता है, बोला जाता है कि एक तो क्लासिफाइड ढंग से नहीं किया गया, कोई लॉजिकल मतलब क्लासिफिकेशन नहीं है, मिक्स कर दिया गया है। जो अनइंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट के साथ में उसको मिक्स कर दिया गया है, मॉडर्न है उनके साथ में ओल्ड को मिक्स कर दिया गया है, तो इलॉजिकल है सब कुछ, ये बोला जाता है। कंजर्वेटिव मतलब अपरिवर्तनवादी, पुराने बेस के ढर्रे पर चलते हैं। जो 19th सेंचुरी में जो प्रोविजन थे, कुछ प्रोविजन ऐसे भी रख रखे हैं यहाँ पर, इसके लिए भी क्रिटिसाइज किया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कॉन्फ्लिक्ट की,
ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ये क्या है कि सेंटर और स्टेट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट कराने का काम करते हैं। क्यों? देखिए यहाँ पर एक प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर सेंटर कुछ बोलता है स्टेट को इंप्लीमेंट करने के लिए और स्टेट उसका फॉलो नहीं करता है, तो सेंटर को पावर है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन कि गवर्नमेंट को क्या कर सकता है, गवर्नमेंट को खत्म कर सकता है वहां पर, ठीक है, वो वहां पर गवर्नर रूल लगा सकता है, तो ये पावर है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट होता है। दूसरी कॉन्फ्लिक्ट क्या है, पार्लियामेंट में मान लीजिए कोई लॉ पास हो गया है, वो डीपीएसपी के हिसाब से नहीं है, प्रेसिडेंट क्या कर देगा, उसको पास नहीं करेगा, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ गया। यहाँ पर गवर्नर के और चीफ मिनिस्टर के साथ भी इसी तरीके से कॉन्फ्लिक्ट रहता है। तो इस तरीके से कई तरीके के कॉन्फ्लिक्ट हमको इनकी वजह से देखने को मिलते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। देखिए नेक्स्ट वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, वहां पर मैं आप लोगों को डिफरेंस बताऊंगा फंडामेंटल राइट में और डीपीएसपी में, किस तरीके से दोनों में कई बार फाइट होती है, तो उनकी फाइट को किस तरीके से रोका जा सकता है, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखिए चीजों को शेयर कर दीजिएगा अगर चीजें पसंद आती है, अगर नहीं पसंद आते तो डिसलाइक कीजिएगा। डिसलाइक करने के बाद में नीचे जरूर लिखेगा डिसलाइक क्यों किया है, ये आप लोगों की ड्यूटी है, क्योंकि मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूं, आप लोग अपनी ड्यूटी कीजिए। ओके, अपने आसपास में पेड़ और जो ट्रीज हैं, जो वाटर है, उनको सेव कीजिए और आसपास में थोड़ी सफाई भी रखिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स लॉट फॉर लिसनिंग। कल मिलते हैं थर्ड पार्ट के साथ में, तो एंजॉय कीजिए, दूसरों को चीजें शेयर भी कीजिए और खुश रहिए थोड़ा, ठीक है। तो अगेंस्ट फिर से स्वतंत्रता की हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को, और एक दूसरे के साथ में मिलजुल कर रहे। थैंक्स लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।